सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा के बायस हुकूमत की जानिब से जहां दीगर इकदाम किए गए हैं, ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है, इमदादी रकम दी जा रही है, वहीं अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सरकारी TV पर टेली स्कूल नशरियात का आगाज़ भी कर दिया गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनका जो तालीमी अमल है वो मुअत्तल हो गया है। और ये जो नशरियात है, इनका दौरानिया ये बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है और 1 क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक के जो तालिब इल्म है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके मज़ीद क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या ये कारआमद होगा भी या नहीं, इस पर लगारी साहब से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। क्लिप तो आपने देख लिया, गुफ्तगू भी आपने सुन ली। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो टेली स्कूल है ये तालिब इल्मों के लिए कारगर साबित हो भी सकेगा? सबसे बड़ी एतराज़ ये था जब हमारे ऊपर कार्रवाई हुई और बोल को और एग्जैक्ट के ख़िलाफ़, कि एग्जैक्ट जो है वो दुनिया भर में फैसिलिटी फराहम करता था, ऑनलाइन फैसिलिटी होती थी। ये बात इनको समझ में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर FIA का डायरेक्टर जनरल ये कह रहा था, सर इनके पास तो कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है और इसमें तो कोई ना फैसिलिटी होती है ना इमारत होती है, कोई चीज़ होती नहीं है, पता नहीं कैसे तालीम होती है। अब तो आप इनसे पूछ कर हमें बताएं। जनाब शफकत महमूद साहब हमारे इंतहाई मेहरबान हैं कि वो जो है बिल्डिंग के बग़ैर और इमारत के बग़ैर और सब चीज़ के बग़ैर कैसे तालीम को आगे बढ़ाएंगे। भाई ये हो सकता है, ये उस वक्त भी हो सकता था, ये अब भी हो सकता है। ये जो कंसेप्ट दिया था हमने और ये कहा था कि तालीम इस तरह से मुमकिन है, कोई एक डिग्री भी एग्जैक्ट की तरफ से नहीं दी जाती थी। एग्जैक्ट सिर्फ आपको कोर्स की जो सहूलत है वो फराहम किया करता था। वो इस तरह की चीज़ें कर रहा था जो ये कर रहे हैं। सही। इम्तिहान लेना और उसके बारे में नताइज तैयार करना वो और इदारों का काम होगा, जो तैयार करेंगे, जो बनाएंगे और जो डिग्रियां देंगे वो भी देंगे। लेकिन ये बात तो कम से कम लोगों को और उस माफिया को तो समझ में आएगी जिन्होंने ये सारे का सारा तूफान उठाया था बोल के खिलाफ, और बोल के खिलाफ एक जहर उगला था और एग्जैक्ट के खिलाफ एक जहर उगला गया था। वो अब तो उनको समझ में आएगा कि भाई ये ऐसा हो सकता है। exactly. घर में बैठकर भी लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, ये 3 साल ही गुजरे। 3-4 साल पहले आप ये बातें कर रहे थे, अब भी वो बातें आपकी हवा में उड़ रही हैं, लेकिन अब तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं ना आपकी। लगाई साहब, अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया के सामने ये पेश करने की गुजारिश की गई थी और शायद मौका नहीं मिला था, लेकिन हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के इल्म में हो कि ऑनलाइन भी एक चीज़ होती है। अब तो पाकिस्तान में ये सामने आ गया ना, हर चीज़ सामने आ गई है कि हाँ ये हो सकता है और ऐसा भी इस तरह के हालात में ऐसा हो सकता है। और दुनिया भर में, अमेरिका में हज़ारों के हिसाब से ऐसी, डॉक्टर अब्दुल वहाब जो मरहूम हैं वो उन्होंने बताया था कि ऐसी हज़ारों यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये बात हमारे मीडिया के जो बड़े नाखुदा बने हुए थे, जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझ रहे थे और स्याह सफ़ेद के मालिक बने, तो उनको समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा लगारी साहब, तालीमी अमल तो इस वक्त मुअत्तल है और जब तक ये वबा रहेगी शायद तब तक ये मुअत्तल ही रहेगा। तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर इंटरनेट तो चले होता ही नहीं है, वैसे भी लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, तो वहाँ के तालिब इल्म क्या करेंगे? उनकी तो पढ़ाई इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए और इस पर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, सिंध का पूरा जो हम जाबलो इलाका कहते हैं, जो हम खीरथर का इलाका कहते हैं, हम जो पहाड़ी इलाका है हमारा, यहाँ कराची से बाहर चंद आप चंद किलोमीटर आगे जाएं कराची से तो आप जो है अचानक
21वीं सदी से 12वीं 13वीं सदी में चले जाते हैं और एक पुराने ज़माने में चले जाते हैं। वहाँ से लेकर आप सीधे चले जाएँ जाम शोरों का पहाड़ी सिलसिला, फिर दादू का पहाड़ों सिलसिला, फिर लाड़काना का पहाड़ी वो जो सिलसिला है पहाड़ी सिलसिला, कंबर शहजाद कोट का पहाड़ी सिलसिला, इस तरह से आप आगे चले जाएँ तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो, और इधर हमारे आ जाए नीचे थर के इलाके में सिंध में तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर भी लोगों की रसाई नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पर बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। इसी तरह से सराइकी इलाकों में बहुत से सराइकी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की सहूलत नहीं। तो हुकूमत को ये सोचना होगा। बलूचिस्तान पूरा, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके बिल्कुल ऐसे हैं कि जहाँ पर इंसान रसाई नहीं है, इंसान की रसाई नहीं है, और जहाँ पर जदीद ज़िंदगी की सहूलतों की रसाई नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, इस बारे में हुकूमत को सोचना होगा। बिल्कुल, हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। अब एक और अहम मामले की बात है नाज़रीन, इस वक्त कम अज़ कम 40,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें वापस लाने के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं, मुख्तलिफ परवाजें भी चलाई गई हैं। लेकिन ये कब तक मुमकिन हो सकेगा कि तमाम पाकिस्तानी वतन वापस आ जाएँ, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हुकूमत ने खुसूसी इंतजाम किए हैं, खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं उन्हें वतन वापस लाया जा सके। लेकिन लगारी साहब, इस तमाम प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा और इस दौरान उन सब की जो मुश्किलात हैं वो किस तरह से कम की जाएंगी? देखिए, इस सिलसिले में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो ये बताया जा रहा है कि खलीजी ममालिक में, मुझे रोज़ाना खलीज के किसी न किसी मुल्क से फ़ोन आता है और कोई ना कोई आदमी इस मसले को हमें बता रहा होता है कि मैं इस सूरत हाल का शिकार हूँ, हम तन्हाई में हैं, और यार तन्हाई में नहीं, हम कुछ लोग हैं और कमरे में बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा ये कि हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और वो जो कफ़ील कहलाते हैं, वो कफ़ील देते कुछ नहीं है। कफ़ील ये बने होते हैं, जो हमारे मज़दूर होते हैं, ये कफ़ील होते हैं बेचारे, उनकी कफ़ालत करते हैं और उनको उजरत देते हैं, और उनको कुछ देकर ही वो अपना कुछ कारोबार कर सकते हैं या मजदूरी कर सकते हैं। तो मजदूरी करने वालों को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब वो सारी सूरत हाल उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। अब कफ़ील ने पैसे लेने, कफ़ील पैसे लेगा और वो जो इदारे हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं, कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, बिज़नेस बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, आयल फैक्ट्रियाँ बंद हैं और प्रोडक्शन हो नहीं रही। ऐसी सूरत हाल में मज़दूरों का क्या होगा? ये हुकूमत की सतह पर इस मामले को देखना चाहिए। एक दफ़ा ज़ियाउल हक से कहा गया था जी पाकिस्तान से लोग भाग कर आते हैं सऊदी अरब, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जो लोग आते हैं भाग कर, आप उन सबको उठाएं और समुद्र में फेंक दें। ये बिल्कुल उन्होंने कैमरे में कहा था। तो अब इमरान खान साहब बताएं, या समंदर में फेंकें या उन लोगों के वापसी का बंदोबस्त। लगाई साहब, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ की हम बात करें, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी नौकरियाँ भी चली गई हैं, तो उनके लिए भी हुकूमत को कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि वो सब तो अब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। क्या करें? जो लोग बाहर हैं वो क्या करें? मतलब जो बाहर होने का एक तकलीफ़ होती है, अगर उसका इजहार न भी करें तो जब आपकी बहन चाइना में थी तो आपको कितना दुख और कितनी तकलीफ थी। मेरे 2 बच्चे बाहर हैं और मैं जिस तरह की सूरत हाल होती है उनसे रब्ता हो जाता है, बातचीत होती है। अल्लाह का शुक्र है कि उनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन 1 महीना हो गया है उन्होंने सूरज नहीं देखा है, बाहर नहीं निकले हैं कमरे से, और ये सूरत हाल है उनके साथ। और पता नहीं अब और कितनी सूरत हाल रहती है। तो इस तरह की सूरत, मैं अपने लिए तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कि उन्हें जो है वो पूरे मुल्क के उन लोगों के लिए जो इनको पैसे देते हैं, सबसे ज़्यादा तो इनको जो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है वो रेमिटेंसेस की सूरत में मिलता है और इन्हीं लोगों की तरफ से मिलता है। अब ये लोग इस मुश्किल का शिकार हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास उनको देने के लिए क्या है? ये तो हुकूमत को सोचने का काम है। बिल्कुल ऐसा है। और नाज़रीन, कोरोना वायरस जब से पाकिस्तान में आया है, हम के विफाक और सिंध एक पेज पर नहीं है। विफाक कोई और फैसला करता है, सिंध हुकूमत कोई और फैसला करती है। आखिर ये सारा मामला है क्या? इस पर भी आपको क्लिप दिखाते हैं। विफाक और सिंध एक बार फिर से आमने सामने हैं। लगाई साहब, ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विफाक सिंध के हुक्मरानों को लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए या नरम करने के लिए प्रेशराइज कर रही है? असल में जब फैसल वाडा या उनके और वज़ीर हैं वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, और यहाँ हमारे कराची के एक और हैं अली जैदी, जब ये बात करते हैं और जिस तरह से वो जो भी तर्ज़ अमल अख्तियार करते हैं उससे वज़ीर-ए-आज़म को बहुत खुशी होती है और वो तारीफ़ भी करते हैं उनकी। तो ये ज़ाहिर है जब खुशी होती है, जब वो उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो वही बात करेंगे
जो वो आका खुश जिससे खुश होंगे तो वो क्यों और बात करेंगे। ये इस तरह के मसाइल खड़े करना, इस तरह की बातें करना। अच्छा, सिंध हुकूमत ने एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, लोगों के जहन में एक बात है कि जी उन्होंने इस मसले को सीरियस लिया, उसको हल करने की कोशिश भी की है, पेशरफ्त भी की है। फिर भी हिसाब होना चाहिए, एक रुपए का, एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। आपको लगता है कि जो कोरोना रिलीफ फंड है इसमें भी कोई करप्शन हो रही है या फिर ये सिर्फ सियासी इम्कान? मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास कोई ना कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस बात को देखे। वफाक कह रहा है कि आज हमने 15 अरब तकसीम कर दिए, आज हमने 20 अरब तकसीम कर दिए, आज हमने 4 अरब तकसीम कर दिया, आज हमने 6 अरब तकसीम, तो वो रोज़ाना बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं, तो वो हम मानते जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। और किसी और सूबे ने किया है तो हम कहते हैं ओ भाई कैसे कर रहे हो, कम कर कैसे रहे हो यार, ये तुम्हें तो आता ही नहीं है करना, तुम क्यों कर रहे हो। ये तो कोई बात ना हुई। अगर वफाक तकसीम कर रहे हैं तो वो लोगों को भी नज़र आ रहा है, और अगर सूबे तकसीम कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास पूरी डिटेल मौजूद है, लें डिटेल, लोगों से चेक करें, इसमें कौन सी बात है। ऐसा ही है। आप 10-15 चेक करें, लोगों को आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे। और नाज़रीन, एक एंकर की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान को भी लॉकडाउन मजीद सख्त कर देना चाहिए। क्लिप देखते हैं पहले, फिर उस पर बात करेंगे। और इस क्लिप में कोरोना मुतासरीन की जो तादाद बताई जा रही है, इस वक्त तादाद उससे भी बहुत ज़्यादा है। लगारी साहब, भारत हो या दीगर यूरोपीय ममालिक, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन को नरम कर दिया गया है। तो ये जो लॉकडाउन में नरमी है, इससे मरीजों की तादाद मजीद नहीं बढ़ जाएगी? एक तो पहली बात यह है कि हमें तो सही तादाद का अंदाज़ा नहीं है ना, जब हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं पूरे तौर पर। कहाँ दुनिया के अंदर ये सहूलतें हैं कि रोज़ाना कई लाख अफराद को चेक किया जा रहा है, और जो लोग उस नेट में आ रहे हैं उनको अलग किया जा रहा है। और कहाँ ये सूरत हाल है कि हम टोटल 2000-2500 उस पर खुश बैठे हुए हैं कि जी हम भी चेक कर रहे हैं अपने लोगों को, तो चेक करना तो ना हुआ। हम ये भी खुश हैं कि हमारे मरीज कम है, हमारे पास टेस्टिंग किट्स भी कम है। अभी हमें सही सूरत हाल नहीं है ना। जब आप 2000 चेक करते हैं और उसमें से अगर 20 निकल आते हैं या 25 निकल आते हैं, तो आपका मतलब यह है कि आपका मामला बढ़ा हुआ है और ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। यही हाल इंडिया का है। इंडिया में हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद वहाँ भी नहीं हो सकता है। बड़े शहरों में क्या करेंगे? मुंबई एक दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, उसका क्या करेंगे? वहाँ पर तो लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर उनको भी जाना पड़ता है, रोज़ दिहाड़ी करने वाले लोग भी हैं। कलकत्ता का क्या करेंगे? इसी तरह से आप दिल्ली का क्या करेंगे? इसी तरह से आप दीगर शहरों का क्या करेंगे? जहाँ बिजनेस है, मद्रास का क्या करेंगे? और शहर हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोगों की बिजनेस एक्टिविटी करनी पड़ती है, लोगों को जीने के लिए कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, ना वो अमल दरामद ठीक तौर पर कर रहे हैं, और इतनी सख्ती भी वहाँ पर नहीं है। लोग फिर भी निकल रहे हैं, मोदी की तरफ से कोशिशों के बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ दिखाया था कि किस तरह से लोग जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो रेलवे स्टेशन पर वहाँ मुंबई में मौजूद थे। तो इस तरह की सूरत हाल तो है। पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत ने कुछ थोड़ा सा जल्दी की है। अगर कुछ दिन और इस सूरत हाल को देखते, मॉनिटर करते, तो शायद सूरत हाल बेहतर हो सकती थी और कम लोग इसमें वो होते। खुदा न खास्ता जो खदशात ज़ाहिर किए हैं वर्ल्ड बैंक ने कि यहाँ पर पूरे के पूरे साउथ एशिया के ममालिक में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश जो हैं और आसपास के ममालिक मुतासर हो सकते हैं। अगर वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं तो आप अमवात का अंदाज़ा लगाएं, आप बीमारों की तादाद का। हमारे पास तो चेक करने का नहीं है, अस्पताल नहीं है, सहूलतें नहीं है, डिस्पेंसरियाँ नहीं हैं। हमारे पास डॉक्टरों के पास आप जो डॉक्टर बैठे होते हैं छोटी छोटी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में, गोठों में, एक डॉक्टर के पास दिन में कम अज़ कम अगर वो 50, 60, 70 मरीज़ों को देखता है तो उसके पास बैठने के लिए जगह टोटल 10 आदमियों के या 15 आदमियों के बैठने की जगह होती है, बाकी बाहर खड़े होते हैं। वो 10 आदमियों को देख कर फारे करके उनकी दवाई करके फिर वो कितने ड्यूरेशन, कितना वो लोग किसी सूरत में जो है डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर सकते। यही हाल है, इससे बुरा हाल है इंडिया का और यही हाल है पाकिस्तान का कि हम उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है लगाई साहब, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो लॉकडाउन की ही सूरत हाल के ऊपर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से ताजिर रहनुमाओं की मुशावरत के बाद एक पूरा प्लान तैयार किया गया है और सिंध में बाजार और दुकानें खोलने के हवाले से ये प्लान मुरतब किया गया है। लगाई साहब, प्लान तो बना लिया गया है और इसके मुताबिक बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोली जाएंगी और इसके अलावा मुर्गी और गोश्त वगैरह की जो दुकानें हैं वो भी 2 रोज़ के लिए हफ्ते में बंद रहा करेंगी। मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स वगैरह पूरे हफ्ते खुले रहेंगे। SOPs तो बना दिए हैं, लेकिन इन SOPs पर अमल किस तरह से करवाया जाएगा आपके ख्याल? जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ अमल हो रहा है। हाँ, मैं अपने हद तक कह सकता हूँ कि जहाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर तो एक हद तक अमल हो रहा है। अगरचे बाहर इस तरह से अमल नहीं हो रहा है। अगरचे हुकूमत ने पाबंदी लगाई मेरे ख्याल में डबल सवारी के ऊपर, तो उस पर भी अमल ठीक तौर पर नहीं हो पा रहा है। आज काफ़ी सख्ती हुई है बाहर, लेकिन मैंने अब भी आते हुए जब मैं दिन में आ रहा था ऑफिस की तरफ तो मैंने देखा वही तरीका था, वही हजरात और ख़वातीन सफ़र करते हुए आ रहे हैं। कुछ रोड्स के ऊपर डिफरेंट है माहौल और कुछ पर डिफरेंट है। मैंने देखा है कुछ पे पुलिस वाले थोड़ी नरमी इख्तियार किए हुए हैं और कुछ पे बहुत सख्ती कर रहे हैं। कोई एक पुलिस खातून जो है पुलिस अफसर, उनकी एक चली थी सोशल मीडिया पर आई, वो ऐलान कर रही थी कि ठीक है आप लोग आए हैं, अभी तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, 1 घंटे की सजा है, आप लोग यहीं रुके रहें, उसके बाद जाने दूंगी, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, अब जो निकल जाएगी फिर अलाउ नहीं करूंगी। वो बड़े प्रिंसिपल से बहुत अच्छे तरीके से बावकार अंदाज से इस तरह से ऐलान कर रही थी। मैंने जैसे कल बताया कि हमारे प्रोड्यूसर ये बता रहे थे कि जी ये आप बाहर क्यों निकले हैं बच्चों को साथ लेकर, बेगम को साथ लेकर, कहने कि जी मैं ज़रा इनको दिखाने आया हूँ कि लॉकडाउन क्या होता है। तो अगर इस तरह से लोग निकलें बाहर, मतलब समझ में आने वाली बात नहीं है ना कि किस लिए निकल रहे हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी तबीयत नासाज है, खुदा ना खास्ता, तो आएँ। वो खातून ये आवाज़ लगा कर कह रही थी कि तबीयत ख़राब हो जिसकी वो मोटरसाइकिल पर थोड़ी आता है भाई, वो तो एम्बुलेंस में आता है, आप कैसे आ रहे हैं। लेकिन बाद लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी तबीयत का तो घर में ही लोग बैठकर इलाज कर लेते हैं कि भाई स्प्रिंग ले लें, फलां चीज़ ले लें, इस तरह से। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सीरियस मसला है, बड़ा मसला है, तो उसके लिए तो जाहिर है वो जाने हो सकता है। लेकिन कानून जो हो चुका है कि अगर आप डबल सवारी करके नहीं जा सकते हैं तो उस पर तो पाबंदी होगी, करनी पड़ेगी। और क्योंकि इस तरह से तो आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग को रोक नहीं सकते हैं। अगर आपने रोकना है तो उस पर अमल करना होगा। इसके अलावा और कौन सी चीज़ होती है, अगर कोई शख्स ख़रीदने जा रहा है मार्केट से, ज़रूरी है कि बेगम साहबा को साथ लेकर जाए। असल मसला ये होता है वो डर रहा होता है शायद कि बेगम साहबा वापस जाएंगे तो तुम ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, ये मुसीबत कर दिया, ये चीज़ नहीं लाए, तो उस बात से शायद डर कर नीचे चलो खुद ही चलो भाई, जो मर्जी आए ले लेना। तो अब वो सूरत हाल तो नहीं रहेगी कि लोग इस तरह करें कि जनाब बेगम साहबा को साथ ले लें और जाकर ख़रीदारी करें। तो कह रहे हैं डबल सवारी पे बिल्कुल पाबंदी है, ख़वातीन को भी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, सहाफ़ियों को भी इस्तिस्ना नहीं है। यानी जो वो है हुकूमत का ऐलान, उसमें तो यही कहा जा रहा है ख़वातीन को भी इस्तिस्ना नहीं है। लेकिन मैंने देखा है ख़वातीन जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। सहाफ़ियों के लिए हम ख़ुसूसी रियायत नहीं मांगते हैं, लेकिन बहरहाल वो फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कर्फ्यू के ज़माने में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी नहीं होती, उनको पास दिए जाते थे। अब क्या सूरत हाल हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा लगाई साहब, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने बड़ी तड़ी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि नमाजियों को मसाजिद में जाने की इजाज़त मिल गई है, ताजरों को कारोबार खोलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन हम क्या सबसे ज़्यादा वायरस ज़दा हैं, हमें क्यों नहीं इजाज़त मिल रही? यानी सैयद इरशाद हुसैन शाह बुखारी साहब हमारे मेहरबान हैं। शाह साहब, आपने जो बात की है बस में बैठने के लिए 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं अगर, तो वो तो आदमी एक दूसरे के साथ करीब होकर बैठेगा ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी ट्रांसपोर्ट का तो बेड़ा गर्क हो चुका है और ट्रांसपोर्ट तो रही नहीं है, और चंद एक गाड़ियाँ रह गई हैं जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के पास है। कराची शहर में तो लोग वैसे ही तरस रहे हैं कि उनको अगर कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत, एक ज़माना था जब यहाँ पर हज़ारों बसें चलती थी, हज़ारों मिनी बसें चलती थी, अब तो कोई रूट ही नहीं रहा है कि जहाँ पर लोग ये सोचें कि जी गाड़ी चल सकती है। और जो नहीं चल रही हैं उनके ऊपर एक बाहर आएगी तो उसकी आम हालात में उसकी छत पर, उसके पायदान पर, उसके पीछे जो है वो जो उनके लगी होती हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए उस कोई जगह ऐसी, छत पर भी ऐसी जगह नहीं होती थी कि लोग सफ़र कर सके। तो अब हम लोगों को कैसे रोकेंगे कि जनाब आप ज़रा फासले से होकर बैठे, एक सीट जो 3 आदमी को, तो उनके लिए भी कोई SOPs बना दिए जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दी जाए। मैं कहता हूँ कि 3 की अगर 13 सीटें हैं, 13 39 हो गए, और जब 2 की सीटें हैं अगर वो भी 13 हैं, जो 26 और 39 मिलाकर इस तरह से जो बनते हैं
तो आप चाहेंगे कि 13 सीटें और इधर एक आदमी, यानी 13 दुने 26 आदमी बिठाएं और उनको इस तरह से सफ़र कराएं, ये पॉसिबल है? और क्या वो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए पॉसिबल है कि वो इतने पैसे लेकर इतना कम पैसों पर? हाँ, ये हो सकता है कि इन दिनों में जो बैठे उसको एक माकूल पैसे देकर बैठना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता बनना चाहिए उनका भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी, और बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों का भी बहरहाल रोज़गार है, उनका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आपको रास्ता निकालना है। अगर हम रास्ता निकालने की सोचते हैं तो फिर उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना वज़ीर आज़म को, ना वज़ीर आला को, ना किसी और को, ना हम मीडिया वालों को बात नहीं करनी चाहिए। बट ठीक है, जो बीमारी में आएगा, तो तड़ी लगा दिया, वो कहते हैं हम तो सारी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर ले आएंगे, कर देंगे, रोज जाएंगे। शाह साहब बड़े आदमी हैं और हमारे चूँकि मेहरबान हैं, हम ज़रा ज़्यादा सख्त बात कर नहीं सकते। अच्छा लगारी साहब, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी साहब ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कानून अशियाए मुसलसल फराहमी में रुकावट का बाइस बनेगा और इससे महंगाई में भी इजाफा होगा। वो ये कहते हैं कि हुकूमत कोई कानून बनाए और जो अशियाए खुरनोश है उनकी एक कीमत का ताजुन किया जाए और ये बताया जाए कि कितनी दुकानदार जो हैं वो कितनी मिकदार में अपने पास चीज़ें रख सकते हैं। बात यह है कि ये बदकिस्मती की बात है। आपने हमेशा देखा है जब रमज़ान शरीफ का मौका आता है तो किस तरह चीज़ें गायब हो जाती हैं और किस तरह महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसी और अब भी सूरत हाल ऐसी ही है कि चीज़ें गायब की जा रही हैं। और भाई प्रॉफिट कमाने वाला जो है उसको तो ये लत होती है ना कि मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मैंने इतना कमाना है और वो उसको किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता है। ऊपर से नीचे तक होता है, ये चेन होती है पूरी की पूरी। ऊपर वाला जो है वो हुकूमत से भी लेता है सब्सिडी और लोगों से भी जो है वो लेता है कीमत भी वसूल करता है, सब्सिडी वसूल करता है। नीचे वाला जो है उसको कहता है यार मैंने GST देना है 15 रुपये, लिहाजा ये तो 15 रुपये तो वो देने चाहिए, वो कंज्यूमर ही देता है, वो सेठ नहीं देता। हालांकि वो सेठ को देना चाहिए कि वो आपकी उसमें शामिल है, लेकिन वो अपनी तरफ से पे नहीं करता, वो शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर सबसे बड़ी शामत तो उसकी होती है कि ज़ख़ीरंदोज़ी का शिकार वही होता है, मिलावट का शिकार वही होता है, ख़राब चीज़ों का शिकार वही होता है, बासी चीज़ों के बिकने का शिकार वही होता है, और आपकी जो जितनी भी मुनाफाखोरी का शिकार वो होता है। हर तरह की मुसीबतों का शिकार ताजिर बिरादरी कहाँ होती है? वो तो बेचारा कंज्यूमर होता है जो आखिरी लाइन पर खड़ा होता है, जिसने जाकर बाजार से चीज़ों को ख़रीदना है कि सड़े हुए टमाटर ले, गले हुए बैगन ले जाकर और बदबूदार किस्म की सब्जियां ले, उसके बाद जाकर कहें नहीं कीमत तो आपको पूरी देनी पड़ेगी, हम क्या करें, मंडी तो खुली नहीं आज आपके पास, या सामान तो ये रखा हम तो इस कीमत पर लाए हैं, वो करें। तो ये एक सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल अगर मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मिल मिलाकर काम कर रही हैं, अगर इस मौके पर भी रहम नहीं आता है लोगों को और इस मौके पर भी खुदा का खौफ नहीं आता है तो फिर और कोई मौका। लेकिन लगाई साहब, इस पर वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ये कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के हवाले से ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, तो ये कब तक लेकर आएंगे और क्या करेगी हुकूमत? पहले कवानीन मौजूद नहीं है क्या? स्मगलिंग के खिलाफ पहले कवानीन नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ पहले कवानीन नहीं है। और चाहे कवानीन के आने के बाद क्या होगा? कवानीन ये होगी कि कोई भी अथॉरिटी उनको गिरफ्तार करेगी, चाहे भी गिरफ्तार कर लिया, वो जाएंगे बेल के लिए, बेल उनकी हो जाएगी, फिर आप क्या कर लेंगे? आपको पता है कि इससे पहले कितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जितने भी जराइम होते हैं उनके कवानीन मौजूद होते हैं, आप उन पर अमल दरामद कैसे करते हैं? आपका जुडिशल सिस्टम आपको क्या इंसाफ देता है? ऐसा ही है। आप लोअर जुडिशरी में जाएं, जाकर देखें, आप सुपीरियर जुडिशरी में जाएं, जाकर देखें, आपके पास कहाँ कितनी परसेंटेज है जो आपको लोगों को इंसाफ मिलता है। ये एक बड़े मसाइल हैं और स्टेट के मसाइल हैं, और स्टेट को इन मसाइल की तरफ अगर तवज्जो नहीं दी, इन हालात में भी तवज्जो ना दी, तो शायद इससे बुरा वक्त और नहीं आए। अच्छा लगारी साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि आज सबसे ज़्यादा 8 हलाकतें हुई हैं सिंध में और 182 नए केसेस आए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। तो मतलब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हलाकतें इतनी ज़्यादा हो रही है, लॉकडाउन में नरमी इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए कि वफाक ने तो एक पूरा स्टेप लिया है ना, कई इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने लॉकडाउन से इस्तिस्ना दे दिया। जब वफाक ये कर रहा है और अगर सूबा मुज़ाहमत करेगा तो बगावत के ज़ुमरे में जाएगा, फिर तो ये होगा ना कि स्टेट को नहीं माना जा रहा है। रियासत के जो वफाकी हुकूमत है, अगर उसके अहकामात को नहीं माना जाता है, वफाकी हुकूमत ने तो लॉकडाउन की ओनरशिप नहीं ली ना। लॉकडाउन करना चाहिए तो कर लें, लॉकडाउन अगर ना हुआ तो ये हो जाएगा, फिर कर लें, नहीं करते नहीं हैं। और नहीं, हमने रास्ता निकालना है बीच में से,
और अब हो सकता है कि कल इसके फिर नताइज सामने आएंगे, सारी चीज़ें इनके आएगी। अच्छा, किन लोगों के लिए फ्रांस सेक्टर को क्यों खोला गया ये सामने आएगा। लेकिन ये भी है कि यूरोप में भी इस सेक्टर को हम पहले सवाल उठा रहे थे कि ये जो है बिल्डिंग सेक्टर को वहाँ पर भी अब खोलने की बातें हो रही हैं। तो जाहिर है आप किसी चीज़ का पहिया नहीं रोक सकते, लेकिन इस बीमारी ने हर चीज़ को रोक के रख दिया है ना, दुनिया भर में यही सूरत है। बिल्कुल ऐसा लगा सब ब्रेक के जाने पड़ेंगे और नाज़रीन ब्रेक से जाएंगे तो बात करेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि पीसीबी भी बंद पड़ा हुआ है, तो पीसीबी को कितना लॉस हो रहा है इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट मैचेस तो हो नहीं रहे, पीसीबी का क्या अहवाल है? लगाई साहब, पीसीबी भी खासी मुश्किलात का सामना कर रही है और वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, तो जाहिर है इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। पहले हमारे पास होम सीरीज़ नहीं हो रही थी, हमारे घर में क्रिकेट नहीं आ रही थी, क्रिकेट का दरवाज़ा खुला हमारे पास, तो ऊपर से लॉकडाउन आ गया, ये और मुश्किलात हमारे लिए आ गई हैं। और हमारे पास तो एक पूरा 10 साल से हमारे क्रिकेट के मसाइल हैं। दुनिया में और जगह पर भी कहाँ हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग का क्या हुआ, वहाँ तो इंडिया में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी बहुत बड़े बुरहान चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड और वेल्स की जो होती थी टूर्नामेंट होते थे वो भी नहीं हो रहे हैं, दुनिया भर में कहीं भी टूर्नामेंट नहीं हो रहा। और अच्छा फिर क्या होगा, इसका क्या हुआ, जो वर्ल्ड कप होता था हॉकी का उसका क्या बनेगा, जो वर्ल्ड कप होता था आपका अभी उसको तो 2 साल हैं, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड्स कैसे बनेंगे इसके लिए, फुटबॉल के लिए जो सॉकर का होता है उसके कैसे बनेंगे, और चीज़ों का सारे मैचेस जो हैं वो दुनिया में ज़ाहिर है ये तो रुका हुआ है ना, पहिया जाम है हर चीज़ का, तो स्पोर्ट्स भी नहीं हो रहे हैं। हमारी इंटरेस्ट जो हमारी दिलचस्पी तो क्रिकेट तक ज़्यादा थी, इसलिए कि हमारे यहाँ लोग जो है क्रिकेट को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं। तो वहाँ भी मसला, हमारे यहाँ तो बोर्ड से कह दिया गया है कि जनाब तनख्वाहें भी कम करेंगे, कि उनकी तनख्वाहों में कटौती होगी। बल्कि इंग्लैंड में कहा गया है, वहाँ के बोर्ड ने जो है ये बात की है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी है, वहाँ भी मसाइल चल रहे हैं और मुश्किलात वहाँ पर भी हैं कि वो उनके अपने खिलाड़ी जो हैं वो उनको और कहीं जाने का ज़ाहिर है किसी को भी मौका नहीं है, ना खेल हो रहा है, ना जब खेल नहीं होता है तो फिर खेल बंद, तो फिर सब शो। अच्छा लगाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी की गई है, लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए बताते हैं कि हुकूमत के पास ये बेहतर है और मजीद भी कमी की जा सकती है। 26 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत मजीद कम हो सकती है। तो लगाई साहब, आलमी मार्केट में तो पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, तो हमारे आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। हमारे यहाँ भी महंगा है। कई बरसों से, कई दहाइयों से ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो आज ये सूरत हाल है कि दुनिया में कीमतें कम हुई हैं। हमारे यहाँ तो एक पीनट के बराबर कम की गई हैं, ये कौन सी कमी है। इससे ज़्यादा कीमतें थीं जब नवाज शरीफ दौर में पेट्रोल को 62-64 रुपये पर लेकर आए थे, और ये अब भी लेकर जा सकते हैं नीचे, और अब भी इनके लिए मुमकिन है कि 60 रुपये तक पेट्रोल ले जाएँ, तो बिल्कुल इनके लिए आराम से लेकर जा सकते हैं, लेकिन नहीं लेकर जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये कि आप इतना कमा रहे हैं तो फिर आप इसको ओन भी करते हैं, लोगों की जेब पर तो अब भी बोझ पड़ रहा है ना, अब भी वो लोग दे रहे हैं। आलमी मार्केट में तो उतना वो ही नहीं है, इतना पैसा वहाँ जा ही नहीं रहा है, तो आप अपने पास रख रहे हैं। तो लोगों को बताएं, लोगों को कम अज़ कम खुशखबरी सुना दें कि जनाब देखें इतने पैसे हमने कमा लिए हैं, तो कमा कर आप किस खाते में डाल रहे हैं, और सब्सिडी दे देंगे अपने दोस्तों को, अपने यारों को कहेंगे यार आओ इतने पैसे हमने कमा लिए और सब्सिडी ले जाओ। अच्छा लगाई साहब, कल जो इजलास हुआ था वीडियो लिंक के जरिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुख्तलिफ उलमाए कराम के साथ, उसमें जो SOPs बनाए गए थे, 20 निकात पर इत्तेफाक भी हुआ था। तो सवाल ये है कि SOPs तो बना दिए गए, लेकिन किस तरह अमल होगा, क्योंकि कुछ जो मोहल्ले में मसाजिद होती हैं वहाँ पर तो लोग डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वहाँ पर कैसे तो लोग गाँव में रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, छोटे शहरों में रखेंगे, अमल दरामद बड़े शहरों में रखेंगे। यार आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि 40 मरतबा सन 900 से लेकर अब तक जो है 40 मरतबा हज मौकूफ हो चुका है। अच्छा। अगर हज मौकूफ हुआ है किसी ना किसी सबब से, ये आपने अच्छा किया बता दिया, क्योंकि कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि पहली बार अभी लगता ये है, अल्लाह करे कि कल ख़त्म हो जाए कोरोना का मसला, अल्लाह करे कि हम सारे लोग ज़िंदगी में लौट आएँ, लेकिन अगर ये रहता है तो हज तो नहीं हो पा रहा है। आपको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि बैतुल्लाह शरीफ में
दरवाजे बंद हैं, हाँ जी फलां किस्म की हुकूमत है इसलिए बंद है। भाई नहीं, हालात ऐसे हैं इसलिए बंद हैं। मस्जिद नबी के दरवाजे बंद हैं, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर कोई दाखिल नहीं होता है, कोई तवाफ़ नहीं हो रहा है। आपके नमाज़ पढ़ने या हमारे नमाज़ पढ़ने से कहते नज़र आपको एक सहूलत तो खुदा ने दी है ना कि आप बीमारी की सूरत में या मजबूरी की सूरत में आप घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो आप उस अल्लाह की इस रियायत से फ़ायदा क्यों उठाते हैं? आप नाशुक्रापन क्यों करते हैं? और ठीक है, बड़े दारुल है भाई, मुफ्ती आज़म रफ़ी उस्मानी साहब का अगर दारुल उलूम में इतनी गुंजाइश है कि वो इतने लोगों को इतनी जगह पर खड़ा करके डिस्टेंस के साथ वो नमाज़ पढ़ा सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह आप पढ़ा लें। लेकिन आप आकर कहें कि हमारे गांव में लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ें और वो हजूम भी ना करें, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि हजूम ना हो। आप SOP बना लेते हैं और SOP रियलिटीज़ पर, हकायक पर नहीं होती है, हकीकतें आपके सामने नहीं होती हैं, आप SOP बना लेते हैं, फिर उस पर अमल कौन करेगा? अच्छा लगाई साहब, मैं ये चाह रही थी आप ये बात दोबारा बता दें, हिस्ट्री में कितनी बार ऐसा हुआ है कि हज नहीं हुआ? क्योंकि लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हज नहीं हुआ। मुझे एक बड़े जय्यद आलिम दीन हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आज़म सईदी साहब, उन्होंने मुझे बाकायदा मैसेज करके कहा है कि सन 900 से लेकर अब तक जो है 40 मरतबा हज मौकूफ़ हो चुका है, किसी न किसी वजह से फरीदा हज अदा नहीं किया जा सका। अगर ऐसा हुआ है, और यकीनन वो इतने बड़े आलिम हैं, मैं उनके बारे में कोई इस तरह का गुमान नहीं रखता हूँ कि उन्होंने गलत बयानी की होगी, तो आपको तो ये बात संजीदगी से लेनी पड़ेगी। सही, आपके पास कोई ना कोई वजह रही है। 73 हिजरी में बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह ने बहुत वो है बुरा वाक़या हुआ, हमला हुआ था, शहीद किया गया था, उस वक्त भी बहुत मसाइल पैदा हुए थे। तो आप ऐसी चीज़ों को क्यों करते हैं जब खुदा ने एक रियायत दी है तो वो ज़रूर हासिल। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। और ये प्रोग्राम से इतना ही। अब जब हम अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इस वक्त रमज़ान शुरू हो चुका होगा, तो अब रमज़ान में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।